बोल तू गर्मी ठंडा करेगा, बोल तू गर्मी ठंडा। हमने कहा कि हाँ मैं गर्मी ठंडा करने की बात बोला हूँ और मैं करूँगा। हैसियत उनकी है तो किसी अधिवक्ता को हाथ लगा के देख ले, अंजाम सामने होगा। मैं सीपी साहब को, शासन को मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस आग को बुझाइए। तो कैमरा डाउन करेगा तो यही बोलेगा कि भैया एक अधिवक्ता ही है जो हमारे हितों की रक्षा कर पाते हैं। हमको तो ये लोग कुत्ता बिल्ली समझते भगा देते। चारों गेट का ताला बाहर से ताला बंद कर दिया जाए, हमारे कैंपस का ताला बंद करके हमको बंधक बना लेंगे। अन्याय नहीं सह पाते हैं, नित विधि की अलग जगाते हैं। हाँ, हम वकील कहलाते हैं। इस तरह से अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर गर्मी शांत कर देने वाली वीडियो चल रही है, चूंकि घटना उन्हीं से जुड़ी हुई है। सर, हम चूंकि आपसे विस्तार से जानेंगे, पहले हम चाहेंगे कि आप अपना शुभ नाम बताएं ताकि हमारे देखने वाले दर्शकों को आपका शुभ नाम मालूम चल पाए। जी, जैसा कि कमिश्नर की तरफ से मुझे कोट किया है कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव कौन है, तो धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मैं ही हूँ। और जो भी वहाँ बदतमीजी किया गया है वो मेरे साथ ही किया गया है, और वो पहले से प्लानिंग के साथ बैठे थे कि ये अधिवक्ता के साथ इस तरीके का बदतमीजी करेंगे। मामला वहाँ कुछ नहीं था। जब मैं वहाँ पे एक अधिकारी के साथ एप्लीकेशन लेके गया तो वहाँ पे उनका 2 कांस्टेबल हमारे साथ बदतमीजी किया। हमने से बोला कि आज इतना फोर्स देख रहे हो, तुम्हारा भाषा बदल गया है। कहा कि यहाँ बदतमीजी मत करो वकील, यहाँ से जाओ। कुछ गालियाँ भी दिया। कौन बोला ये सर, ये बात? ये वहाँ पे उनके दरवाजे पे जो खड़ा रहता है दीवान, उसने बोला। फिर मैंने गुस्से। आप उस दिन काला कोट नहीं पहने थे क्या? काला कोट पहने थे, काला कोट पहने थे। फिर मैं उस दिन वहाँ से मैं एप्लीकेशन लिया। मैंने गुस्से में बोला कि मैं जा रहा हूँ, 2-4 दिन बाद मेरी गर्मी मैं ठंडा करूँगा। ये कहते हुए एप्लीकेशन लेके मैं चला आया। लेकिन वो महिला दूर से आई थी, इसलिए मैंने उस महिला से कहा था कि आप जाइए अकेले अपना जनसुनवाई कर लीजिए, जो होगा फिर बताइएगा, हम देखते हैं। जब वो महिला जनसुनवाई में गई तो फिर वही कांस्टेबल प्रवोक किया उस महिला से कि तुम्हारा वो सीनियर कहाँ गया, गालियाँ देके। उसकी गर्मी ठंडी हो गई और उस मेरे महिला का क्लाइंट से उसने गालियाँ देके बोला हमको। फिर मैं वहाँ से हम अपने एक जूनियर के साथ फिर हम वहाँ गए। अब फिर मैंने उसी कांस्टेबल से पूछा कि बोलो तुम क्या बोले थे? कहा कि मैं कुछ भी बोलूँगा। हम क्या बदतमीजी छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी गर्मी मैं ठंडा कर दूंगा। ये मत सोचना कि इतना, अगर वो मुझे गालियाँ देगा तो कुछ तो आवेश में आएगा ना। तो मैंने भी आवेश में कुछ बोला, वहाँ हाथ टाक होने लगा। तो बाद में जेसीपी साहब 15-20 एसीपी का वहाँ मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें जेसीपी साहब ने मुझे बुलाया। जब मैं अंदर गया तो जेसीपी साहब ने कहा कि वकील साहब आप इसमें माहौल ख़राब है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम कहे आपका जो भी स्टाफ है बाहर वो नहायत बदतमीज है, उसको बात करना सिखाइए, उसको ये सिखाइए कि वकील और सीनियर से कैसे बात किया जाता है। उसने हमको गालियाँ दिया, धक्का दिया, कहा कि आपने कहा गर्मी ठंडा कर देगा। हम कहे सर इतना वो करेगा तो हम इतना नहीं बोल सकते हैं। मैंने भी गुस्से में कहा कि तेरी गर्मी मैं ठंडा करूँगा। उसके बाद जैसे भी अच्छे आदमी थे उन्होंने अपने कांस्टेबल को डांटा। डांटने के बाद बात वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। फिर जैसे ही मैं बाहर गया, नीतू कत्यान अपने 200 फोर्स के साथ मुझे घेर ली, और जो कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। उसने मेरे को प्रवोक करने की कोशिश किया, उसने मेरे को अग्रेसिव करने की कोशिश किया। बोल तू गर्मी ठंडा करेगा, बोल तू गर्मी ठंडा। हमने कहा कि हाँ मैं गर्मी ठंडा करने की बात बोला हूँ और मैं करूँगा। अगर इस तरीके से आपका कर्मचारी अगर मिसबिहेव करेगा तो इस तरीके की गर्मी ठंडा मैं ही नहीं करूँगा। समाज के कहीं भी इस तरीके का आवेश दौड़ रहा है, कहीं भी होगा ठंडा। इसलिए आप अपने कर्मचारियों को, मैडम जी, और आप अपने भाषा पे संयम रखिए। यहाँ पे हम चाहते हैं काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आते हैं। एक हम नसीहत अपने इस शासन को देना चाहते हैं और इनको बोलना चाहते हैं कि यही योगी जी हैं। इन्हीं पुलिस कर्मियों के अत्याचार से सांसद भवन में रो रहे थे फूट फूट के, और वो दिन योगी जी को भूल गया है। आज वही पुलिसकर्मी हमारे अधिवक्ता समाज को रुला रहे हैं। कल के डेट में ये सरकार से जिस दिन हटेंगे फिर यही योगी जी खून की आंसू रुलाएगा। यही पुलिसकर्मी जो आज पुलिसकर्मी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में दमनकारी का नीति अपना रहे हैं, अधिवक्ताओं का जो है अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए ये पुलिसकर्मी किसी के नहीं होते हैं। ये पुलिसकर्मी बिकाऊ होते हैं, ये पुलिसकर्मी सत्ता के चाटुकार होते हैं। ये पुलिसकर्मी आपके कभी नहीं होंगे। आपका ये जनता है जो आपको वोट दे करके वहाँ तक बैठाया है, और आज हमारी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश इन पुलिसकर्मियों के द्वारा कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी आपको अगर वहाँ पे अगर आप भागे ना होते तो शायद ये पुलिसकर्मी आपको आज ख़त्म कर दिया होता, और आपके गोरखपीठ में आज यही पुलिसकर्मी आपका फ़ोटो टंगवा दिया होता। और आज उसी पुलिसकर्मी की आवाज़ को आप अपनी आवाज़ समझ रहे हैं, जनता की आवाज़ को आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खामियाजा योगी जी आप भुगतेंगे। हम जनता तो
कोई भी सरकार आएगा, हम लोग रोज़ करना है, रोज़ मरना है, रोज़ जीना है। आज और धाराएं बढ़ा दी गई और लोगों को चिन्हित भी कर दिया गया। सीपी साहब कह रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को पहचाना जाएगा। और दूसरी चीज़ सीपी साहब ये भी कह रहे हैं कि दरोगा की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं है, पूरे पुलिस महकमे की तरफ से एफआईआर दर्ज है। तो ऐसे में अधिवक्ता कैसे लड़ाई लड़ेगा अपना? मैं तो सीपी साहब से कहना चाहता हूं कि आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? उस वीडियो फुटेज को आप एक तरफ से मेरे यहाँ आओ, वोटर लिस्ट ले लो और सबका तुम नाम एफआईआर कर दो। उस एफआईआर में अगर तुम चाहते हो तो सबसे ऊपर नाम हमारा रख लो। तुम्हारा इच्छा अगर एफआईआर करके अगर पूरी होती है, हमको जेल में डाल के तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, तो आप हमको जेल में डालिए। या किस दिन डालेंगे, किस दिन आप हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो डेट बता दीजिए। सबसे पहला लाइन में मैं खड़ा मिलूँगा। इनको जो है वो है पावदान से नीचे उतरने के लिए कह दिया गया। पुलिस के जो दरोगा साहब के परिवार लोग आए थे, सब परिवार आए थे, उनको बाकायदे चादर बिछा के, कुर्सी बिछा के सुनवाई कर। कभी आप गए हैं सुनवाई कराने इस तरह से? नहीं, हम लोग तो भैया के साथ वहाँ नीतू कात्यायन जी ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया। ये सब सीपी साहब के सह पे किया। हमारे भाई उस समय अकेले थे, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। अगर हम लोग रहते तो इस और संख्या रही होती तो इस तरह वो बदतमीजी नहीं कर पाते। वहाँ झगड़े का ही पूरा एकदम माहौल बन रहा। वो पूरा 50 दरोगा 100 पुलिस इनको घेर लिए थे। वो तो डीआईजी साहब अंदर से नहीं आए होते तो वहाँ मामला बिगड़ गया होता। अब सर एक चीज़ और आखिरी बात जानेंगे, चूँकि कल से सोशल मीडिया पर मैडम के लिए हैशटैग चलाया जा रहा है, मतलब उनके तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है कि मैडम हमारे ऐसी हैं और ऐसे काम किया है। तो अब अधिवक्ता बनाम पुलिस को, चूँकि अब जनता ये बीच में खड़ी है, जनता दोनों तरफ से देख रही है, क्योंकि जनता जानती है कि दोनों लोग न्याय के ही काम करने वाले। तो ऐसे में कैसे चलेगा फिर? मैं सीपी साहब को, शासन को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस आग को बुझाइए। अगर आप इस आग को बदले की भावना में लेंगे तो यह जन आंदोलन के रूप में ले लेगा। लगाया कौन है आग? यह आग लगाया है पुलिस वालों ने, यह आग लगाया है सीपी ने, यह आग लगाया है प्रशासन ने। अगर इस आग को नहीं बुझाएंगे तो इस अधिवक्ता का आंदोलन गली गली में जन आंदोलन का रूप लेगा और बाद में प्रशासन को यह आंदोलन रोकना भारी पड़ जाएगा। जिस तरीके से तमाम जिलों में चल रहा है, आज यहाँ पे हमारे करीब 1 दर्जन जिलों से यहाँ अधिवक्ता आ रहे हैं। इसको हम प्रदेश व्यापी 3 दर्जन अधिवक्ता आ रहे हैं, अदर जिलों से पदाधिकारी आ रहे हैं। अगर इस आग को आप नहीं बुझाओगे, बदले की भावनाओं में रखोगे, अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाओगे गिरफ्तारी में, तो याद रखना यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में हो जाएगा। और हो सकता है सत्ता का परिवर्तन भी आपका करना पड़ जाएगा अगर आप इसको ठंडा नहीं करोगे तो। महामंत्री जी, आप चूँकि सबकी निगाहें, मतलब सभी अधिवक्ताओं की निगाहें आप पर टिकी हैं, क्या फैसला लेंगे जिस तरह से अब वीडियो वायरल हो रहा है, गर्मी ठंडा कर देने की बात है? देखिए, अधिवक्ता आदिकाल से अनुशासित रहा है। हमारे अनुशासन में कोई हिंसा हो ही नहीं सकती, पहली बात। अब सवाल ये है कि जो हमारे कचहरी के जो सीनियर लॉबी ने पूरे घटनाक्रम में जब जांच किया और जो हमने वीडियो फुटेज के देखा, ये साफ हुआ कि किसी भी अधिवक्ता समाज के द्वारा किसी भी नौजवान साथी ने सिर्फ एक दरोगा को, जो कुछ बाहरी तत्वों के लोग उस पर हमला कर रहे थे, उसे छुड़ाने का कार्य किया। चूँकि जरा कल्पना आप करें, जैसे दरोगा पर हमला होने की सूचना प्रसारित होती है, दरोगा तत्काल अचेत हो जाता है। 2 मिनट के अंदर एक IPS लेडीज वहाँ आती है और यह अफवाह उड़ाती है कि दरोगा की मृत्यु हो गई है। उस अफवाह के बाद एक मानवीय जो संवेदना होती है, उस मानवीय संवेदना के तहत हम अधिवक्ता समाज के लोग, सेंटर बार बनारस बार के पदाधिकारी, हम DIG और DM से मिलते हैं और उस घटना की निंदा करते हैं, अपने समाज को शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। बावजूद कैसे सर शांति व्यवस्था बनेगी? अब तो आप लोगों को तमाम जिलों से और दूसरे राज्यों से भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा है, हमारा समाज शुरू से क्रांतिकारी रहा है। अधिवक्ता समाज का अपना एक इतिहास रहा है। हमने देश को आज़ादी कराया है, अंग्रेज़ों को लात मार के भगाया भी है। और आज 2 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है सेंट्रल बार के अध्यक्ष के कक्ष में। हमारे यहाँ आज बलिया के अध्यक्ष, मिर्ज़ापुर के अध्यक्ष, अयोध्या के अध्यक्ष, गोरखपुर के अध्यक्ष महामंत्री, आजमगढ़ के, भदोही के, मिर्ज़ापुर के, लखनऊ के, और यहाँ ही नहीं, कल शाम से अब तक लखीमपुर खीरी, बांदा, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद के अध्यक्ष महामंत्री का मुझे फ़ोन आया और आज मैंने उनसे कहा कि आप वाराणसी के पुलिस
अधिकारियों को, पुलिस आयुक्त को यहाँ से स्थानांतरित होने के साथ जितने भी IPS ब्रांच के अंदर है उनको स्थानांतरित करने की मांग आप अपने मुख्यालय पर करें। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को पत्रक दें। आज जो लोग पत्रक दे रहे हैं और आज बाकी जो 8 जिला के लोग आए हैं, हम आज आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे। मैं अपने किसी भी समाज के अधिवक्ता समाज के भाइयों के पर कोई भी गैर इरादतन जो अपराध लगाया जा रहा है उसे लगाने नहीं देंगे। हमारी मांग है कि जो झूठा मुकदमा मेरे साथियों पर लगाई गई है उसे तत्काल वापस लो और भेलेपुर का जो नायक कथित दरोगा था उसे तत्काल अरेस्ट कर उसका न्यायिक रिमांड बनवाई जाए। ये हमारी डिमांड है। वो लोग CP साहब का है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, क्या घर से गिरफ्तार करेंगे? ऐसा है कि अगर हैसियत हो हाथ लगा के देख ले। मैं कुछ नहीं कहूँगा, हैसियत उनकी है तो किसी अधिवक्ता को हाथ लगा के देख ले, अंजाम सामने होगा। जनता क्या ये देखने को अब इंतजार कर रही है कि झगड़ा होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा? हम गांधीवादी कलम के पुजारी, हम झगड़ा नहीं करते हैं। हम लोग कैंपस के अंदर हम गांधीवादी हैं, हम कलम के पुजारी हैं। हमारा कलम चलता है। हथियार आप रखते हो, हैसियत है, हैसियत है, हाथ लगा के देख लो। आज नहीं तो कल आना यही पड़ेगा। जिस दिन हम लोग सड़क पे आ गए उस दिन क्या होगा? आइए, अभी हमारे साथ एक लोग और हैं, चूंकि अधिवक्ता के ही जो असिस्टेंट हैं यानी उनके सहयोगी हैं, जो कार्य होता है वो सहयोगी के नाते करते हैं। आप के साथ, चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ आप मौजूद थे, क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी जो मतलब आग लगा देने वाली यानी गर्मी ठंडा कर देने वाली बात हो गई? देखिए, आप संवाददाता हैं, आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं और अधिवक्ता भी सामाजिक व्यक्ति है। इस पूरे समाज में जो भी अन्याय होता है उसी की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है। अधिवक्ता कभी अपनी व्यक्तिगत समस्या लेके कभी भी अधिकारियों के पास नहीं जाता। यहाँ जो समाज में पीड़ित है उसी के लिए लोग अधिवक्ता जाते हैं। अब जब अधिकारी पहले से पूर्वाग्रह में होंगे और उनका ये उद्देश्य तय है कि हमको विवाद करना है सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आप बताइए, घटना कमिश्नरेट में हुई, कमिश्नरेट में सुरक्षा व्यवस्था में CCTV लगी हुई है। अगर हम लोगों ने कोई भी अनैतिक व्यवहार किया तो अब तक वो वीडियो क्यों नहीं आया? अगर हमारे कचहरी में कोई घटना हुई, हमारा वीडियो रात में अगले दिन आपके पास आ गया, अगर आपने और हमने हम दोनों लोगों पर यह आरोप लगा कि हमने उन लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार किया, 2 लोग 200 लोगों के पास जाएंगे अनैतिक व्यवहार करने। आप नीतू कात्यायनी जी की आवाज़ सुन रहे भाई, उस समय तुम नहीं सुन पाए, वीडियो में देखे तुम नारा लगा रहे हो। आप भी वहाँ थे और भी संवाददाता थे। क्या 2 वकील क्लाइंट लेके जाएंगे 200 वकील के बीच में नारा लगाने? क्या इस बात को प्रशासन को समझने के लिए एक अलग तरह का कोई किताब देना पड़ेगा? ये खुले तौर पर प्रशासनिक लोगों की तानाशाही चल रही है और उनको ये दिक्कत है कि अधिवक्ता उनके अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। सामान्य व्यक्ति के, आप बाहर चले जाइए, आप सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो कैमरा डाउन करेगा तो यही बोलेगा कि भैया एक अधिवक्ता ही है जो हमारे हितों की रक्षा कर पाते हैं, नहीं हमको तो ये लोग कुत्ता बिल्ली समझते भगा देते हैं। अब अगर कोई IPS अधिकारी पूर्वाग्रह में एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे अधिवक्ता साथी के साथ कुछ भी कहेगा तो भाई कचहरी का एक ही संस्कार है, सीनियर और जूनियर का। हमारा ये कर्म है कि अपने सीनियर के साथ हम रहें। अब वो हमसे कह रही है जाओ यहाँ से, तो हमने कहा क्यों जाएं? आप बताइए, हम वहाँ कौन सा धरना दे रहे थे? CCTV दे दें। हमने अगर गलत कहा हो तो हम लोगों के खिलाफ CCTV जारी करने में कितना दिक्कत लगा? हम और लोगों से बात कर सकते हैं। पावदान से नीचे उतरने की बात को लेकर जो है अब सम्मान की झगड़ा हो गई और गर्मी ठंडा कर देने की बात हो गई है। हाँ, विनोद भैया इधर आइए। बोलिए, आप बोलिए। मैं अमित कुमार मालवीय, एडवोकेट, जनपद वाराणसी से बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई, हम अधिवक्ता समाज हैं, सबको न्याय दिलाते हैं, हम न्याय के रक्षक पोषक हैं, अन्याय नहीं सह पाते हैं, नित विधि की अलख जगाते हैं, हाँ हम वकील कहलाते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक अधिवक्ता से अनर्गल फर्जी मुकदमा उसके ऊपर करा के जब कोई टकराता है तो उसका अंजाम क्या होता है मैं 4 लाइनों में दे रहा हूँ। एक वकील ज्ञान का भंडार होता है, विधि का मजा हुआ कलाकार होता है। वो लिखता है, पढ़ता है और बोलता है, नित विधि की अलख जगाता है, कितनों की बैतरणी पार कराता है। वह वकील आज तुमको इस कविता के माध्यम से यह बताता है कि हमसे जो टकराता है पूरी जिंदगी पछताता है, अदालतों के चक्कर पर चक्कर लगाता है, वो फर्जी मुकदमा कर अंतर मन में घबराता है, नींद चैन सुकून सब भूल जाता है, फिर गिड़गिड़ाता है, गीता की कसमें खाता है, घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठ जाता है और अंततः सुलह मार्ग अपनाता है, सनय सनय मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ जाता है, फिर ताजिंदगी
काली कोट से घबराता है, सपने में जीरा बयान बड़बड़ाता है और अंततः पागल खाने चला जाता है। आज ये वकील तुमको चेताता है कि जब सामना हमसे हो जाता है तो फिर तुम्हारा आका भी तुम्हारे काम नहीं आता है। जब सामना हमसे हो जाता है, देखिए अधिवक्ता लोग हैं कि सामना करना वाकई एक बड़ी चुनौती की बात है। सर, आपने इस अंदर हॉल के अंदर ये कहा कि नौजवानों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम बीएचयू के भी जो अधिवक्ता हैं वो आकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब ये लड़ाई किस ओर जाएगी? आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा कि बीएचयू के वकालत करने वाले, बीएचयू में पढ़ने वाले लोग आके हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत है। मैंने ये कहा कि बीएचयू के जो स्कॉलर हैं, जो एज ए प्रैक्टिशनर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है। वो डायस पर जब खड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं वो अधिवक्ता हैं। उनका प्रेजेंटेशन जो डायस पे है वो काबिल तारीफ़ है। मैंने ये बात कही थी। सबसे बड़ी बात देखिए, ये आंदोलन के कई एक बिंदु हैं जिसको मैंने अभी अपने वक्तव्य में जो मैंने बार में दिया उसको मैंने रेज़ किया। ये जितने भी सेक्शन इन्होंने लगाए हैं प्रशासन ने, अब ये इनकी बीएनएस में कितनी पकड़ है, कितनी समझ है, भगवान मालिक। बीएनएस में तो हमारे ख्याल से यहाँ 70% अधिवक्ता, भारतीय नागरिक संहिता जो नई आई है, मैं तो कहता हूँ यहाँ 80% अधिवक्ता को भी एक बार किताब पलट कर देखना पड़ता है। जजेस मजिस्ट्रेट तक हमसे पूछते हैं, वकील साहब बता दीजिए कि धरवा में क्या है, 307 आईपीसी कन्वर्टेड किस धारा में हुआ, वकील साहब जैसे बता दीजिए। तो हम लोग बताते हैं क्योंकि रात दिन प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता ता जिंदगी लर्नर होता है। अधिवक्ता कोई परिपक्व हो ये कोई नहीं कर सकता, ता जिंदगी पढ़ता है वो। इसीलिए आज वो अधिवक्ता है, और जो अधिवक्ता है वो अपनी लड़ाई लड़ लेगा। ये सब धमकियों से कभी वो बर्दाश्त करेगा। और वो अगर आपने जो सेक्शंस लगाए हैं उसको डायस पर देख लिया जाएगा, निस्संदेह वो मुँह की खाएंगे। क्योंकि कई एक सेक्शंस ऐसे हैं, जैसे मैंने बार में कहा 118 सब क्लास 2 इन्होंने जो लगाया, उसमें साफ साफ ये है कि डकैती, धारादार हथियार का प्रयोग। मैं तो प्रशासन से कहता हूं, हम आपको बताएं, कल की ही मेरे साथ घटना है। मैं जब अंदर आ रहा था तो मुझे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया कि सर आप मीडिया से हैं, माइक नहीं ले जा पाते। तो ऐसे कचहरी परिसर में फिर हथियार कहाँ से आ जाता है? मैंने वही कहा, चारों गेट पर इनके लोग खड़े हैं। ये धारादार हथियार लेके कौन आया? उस भीड़ में तो हमारे ख्याल से फुटेज हमारे बहुत से असंख्य अधिवक्ताओं ने देखा होगा, क्योंकि वो वायरल है। उसमें कहीं कोई धारादार हथियार तो दिख ही नहीं रहा है। अगर इन्होंने लगा दिया तो धारादार हथियार आया कहाँ से, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये तो ये सेक्शन लगा के फंस गए। एक सेक्शन उन्होंने लगाया 310 सब क्लास 2, क्या है? डकैती। अगर हम डकैती डालते तो हम खाली 4000 रुपया निकालते जेब से, वो भी नाली में गिरा हुआ व्यक्ति, हम उसको पलट के उसका रुपया निकाल लेते। उसकी कलाई में 3 लाख की घड़ी बंधी हुई है, 3 लाख की घड़ी उसकी कलाई में है, वो अस्पताल तक दिख रही है। अगर हमें डकैती डालना होता तो मैं उस घड़ी निकालते आप? पहले मैं घड़ी ही छीन लेता जो है। 3 लाख की। और मैं कह रहा हूँ कि 25,000 30,000 तनख्वाह पाने वाला एक अदना सा दरोगा 3 लाख की घड़ी कैसे पहन लेता है? इसकी तो जांच होनी चाहिए आएगी। सर एक और, चूंकि अब बात चल रही है, कल से जो बात चली है हम उस पर समझना चाहते हैं, चूंकि जनता भी समझना चाहती है। अब शायद आपके भी इतिहास और मेरे इतिहास में तो पहली बार होगा, आपके इतिहास में शायद सैकड़ों बार आई होगी, पुलिस भी अब अपनी सपोर्ट कर रही है, यानी हैशटैग सोशल मीडिया पे चला रही है मैडम के खिलाफ। दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसको कहता हूँ कि पुलिस बैक फुट पे है, वो मैडम स्वयं बैक फुट पे हैं, इसलिए वो पुलिस का सपोर्ट मांग रही हैं। मैडम का कृत्य चिंताजनक है, मैडम का कृत्य अफसोसनाक है, और ये मैडम का कृत्य दुर्भावनापूर्ण है अधिवक्ताओं के प्रति। जिस प्रकार से मैडम ने गाली गलौज किया अधिवक्ताओं का, और मैं तो ये कहता हूँ कि किस अधिकारी ने उनको, मैडम को या किस अधिकारी ने आदेश दिया कि चारों गेट का ताला बाहर से ताला बंद कर दिया जाए? हमारे कैंपस का ताला बंद करके हमको बंधक बना लेंगे? ये हीनियस क्राइम आपने किया है, इसके खिलाफ आपके खिलाफ मुकदमा होगा। और मैं 173(4) में इसमें जाऊंगा कि किसके कहने से बंद हुआ ताला। सवाल तो प्रश्न तो ये उठता है, उस व्यक्ति को, उस प्रशासनिक अधिकारी को चिन्हित किया जाना चाहिए कि जजेस को बंधक बनाया। सैकड़ों अधिवक्ताओं का, वयोवृद्ध अधिवक्ताओं का, जिनकी बीपी हाई हो गई, जो भगदड़ की स्थिति मचा दी, इन्होंने कैंपस में अचानक प्रवेश कर लिया लाठियों के साथ, बाकायदे अपना पूरा
सूट के साथ। और ये किसके कहने पे न्यायालय में प्रवेश किया? न्यायालय हमारे जुडिशरी हेड के अंतर्गत आता है, न कि सीपी के अंतर्गत आता है। ठीक बात है। क्या कहेंगे जिस तरह से अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा दायर किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मूल जड़ जो है यहाँ बनारस का सीपी है। 4 महीना पहले एक अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की गई थी, हमारा बार जो है जा कर के विरोध किया, तो फिर इसने कहा कि जो है हम सारे लोगों को जो है अपने थाने को जो है लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किसी अधिवक्ता के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। बड़ा गांव थाने में वह जो है सबसे सीधा जो है अधिवक्ता, अभी नया लड़का है, सिविल जज के आदेश के क्रियान्वयन के लिए गया था बड़ा गांव थाने में, और उसको जो है घसीट करके मारते हुए हवालात में बंद किए। वह अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ, मुझे भी ऐसी सूचना मिली थी कि वो अभी भी अस्पताल में अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। इस पर तो कोई जो है ये क्वेश्चन तो कोई रेज ही नहीं कर रहा है। और कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए गया था, और ये सीपी बैठ करके उस दरोगा का जो सुरक्षा कर रहा है, उस थानाध्यक्ष का सुरक्षा कर रहा है। कोर्ट का आदेश का मतलब क्या हुआ? कोर्ट के आदेश का जब वो क्रियान्वयन के लिए गया और उसको मार करके हवालात में बंद कर दिया। ये पहली बात। और उनकी जो पत्नी आई थी, जो धर्मपत्नी आई थी, उन्होंने कहा कि 40 मिनट तक हमारे पति जो है पुलिस प्रशासन को फोन करते रहे, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। अरे ये सब फर्जी बात है, ये सब झूठी बात है। और उस विषय पर तो जो है रही। और दूसरी बात, हमारा एक अधिवक्ता जो है वहाँ रथ यात्रा पर मारा गया, हाथ अभी टूटा हुआ है पूरा, जो है आप लोग मीडिया वाले हैं जा करके देख लीजिए। और पूरा मैं गया था। हाँ, और हाँ, लोहे के पंच से उसके लिए सीपी जो है क्या किया जानते हैं? हर थाने में प्रतिदिन हर अधिवक्ता जो है जो अधिवक्ता जाता है उसको बेइज्जत किया जाता है। और इस सीपी के यहाँ जब आकर के बताया जाता है तो सीपी मुस्करा करके क्या बोलता है जानते हैं? आवश्यक कार्रवाई करें। और उसी को भेजता है जो दरोगा वकील को बेइज्जत किया है, जो दरोगा वकील को गाली दिया है, उसी को लिखता है कि आवश्यक कार्रवाई कर। तो क्या ये आवेश में या विरोध में या क्या करने के लिए, मतलब इस तरह से ऐसा क्या? वो तो किसी और को भी लिख सकते हैं। उसको यह बात की जानकारी उसको इस बात की जानकारी का यह एहसास दिलाना है कि मेरे में से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसको इस बात का इस बार एहसास दिलाया जाएगा कि सुनो, मेरे में से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। आप सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अधिवक्ता थे तो जो एक के बाद एक जो अपनी बातें रख रहे थे। तो देखना यह है कि अब न्याय किस तरफ होता है और न्याय किस तरह भी होता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।